नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र कुमार पीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय एनटीपीसी अंता आज पुनः आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12वीं की हिंदी केंद्रित की पूरक पुस्तक बितान भाग 2 के प्रथम अध्याय सिल्वर बेडिंग। विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम सिल्वर बेडिंग कहानी में पीढ़ीगत अंतराल और सामाजिक मूल्यों की स्थिति पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम यशोधर बाबू और उनके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। प्यारे बच्चों, यशोधर बाबू और उनका परिवार वर्तमान समय में कैसे प्रासंगिक बन बैठा है, इसकी पड़ताल हम आज की कक्षा में करना चाहेंगे। सबसे पहले यशोधर बाबू और उनके परिवार में अगर हम देखें तो उनकी पत्नी और 3 बेटे और एक पुत्री है। उनका सबसे बड़ा बेटा भूषण विज्ञापन एजेंसी में 1500 रुपये प्रति माह का काम करता है और दूसरा बेटा दूसरी बार आईएएस की परीक्षा देने की तैयारी कर रहा है। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती है। यशोधर बाबू पुराने विचारों वाले व्यक्ति हैं, जबकि उनका परिवार आधुनिक विचारों का समर्थक है। इसी कारण उनका अपने परिवार के साथ मतभेद भी बना रहता है। जो यह यशोधर बाबू के परिवार की पृष्ठभूमि है। यदि हम सिल्वर बेडिंग कहानी के मूल उद्देश्य अर्थात 2 पीढ़ियों के बीच के अंतराल को स्पष्ट करना चाहें तो देखते हैं कि यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी के अनुसार जीने में विश्वास रखते हैं। लेखक मनोहर श्याम जोशी ने इस कहानी में दोनों पीढ़ियों के अंतर को कुशलतापूर्वक अभिव्यक्त किया है। यशोधर बाबू की पत्नी स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेती है, अतः वह अपने बच्चों की आधुनिक जीवन शैली के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेती है। जबकि यशोधर बाबू की परिवार से अपेक्षाएं जो हैं वो पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए वो अपनी जीवन शैली में भी परिवर्तन लाते हैं और अधिक से अधिक समय वो अपने परिवार के साथ न बिताकर मंदिर में या बाहर बिताते हैं। उनकी पत्नी बच्चों के साथ आधुनिक रंग में रंग चुकी थी, लेकिन बाबू यशोधर पंत किशनदा के विचारों से पोषित हुए हैं। वो परंपरावादी हैं, वो पीढ़ी से प्राप्त संस्कारों से अभिषिक्त हैं। नई पीढ़ी के बच्चों की अपेक्षाएं उनसे कुछ अलग हैं। यशोधर बाबू चाहते हैं कि उनका परिवार उनसे सलाह लेकर दुनियादारी का काम करे, पर बच्चे यह कहकर उन्हें चुप करा देते हैं कि जब आपको कुछ पता ही नहीं तो क्या पूछें। ये जो अंतर्विरोध है, इसके कारण ही यशोधर बाबू को मंदिर जाना, प्रवचन सुनना तथा पूजा पाठ करना ज़्यादा भाता है और उनके परिवार को यह नहीं सुहाता।
बच्चे और पत्नी चाहते थे कि यशोधर बाबू अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़कर नए युग की नीतियों को अपनाएं। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि यशोधर बाबू इन स्थितियों का जिम्मेदार किसी व्यक्ति को नहीं ठहराती। वे अनिर्णय की स्थिति में है। यशोधर बाबू जहां बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं, वहीं समहाउ इम्प्रॉपर यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। इसी द्वंद्व के साथ साथ इस कहानी के यशोधर बाबू को बहाने देश के प्रॉपर विकास में बाधक समहाउ इम्प्रॉपर तत्वों की तलाश के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। यशोधर बाबू को उनकी शादी की 25वीं सालगिरह को सिल्वर वेडिंग के रूप में बच्चों द्वारा मनाया जाना नहीं अच्छा लगता। क्यों? क्योंकि वो अपनी इस सालगिरह की पार्टी से अनभिज्ञ हैं। उन्हें पता भी नहीं है और उनके बच्चे आधुनिकता के रंग में इस पार्टी का आयोजन करते हैं। यशोधर बाबू को पता ही नहीं था कि उनके घर में उनकी शादी की 25वीं सालगिरह की पार्टी चल रही है। यशोधर बाबू पार्टी इत्यादि से प्रसन्न नहीं रहते थे, पर उन्हें इस बात की कहीं न कहीं खुशी भी थी कि जिस अनाथ के जन्मदिन पर आज तक लड्डू भी नहीं आए, उसी की शादी की सालगिरह पार्टी बहुत ही आधुनिक रिवाजों के साथ मनाई जा रही है। कहानीकार ने इस पीढ़ी अंतराल को प्रतीकात्मक ढंग से व्यक्त किया है। उनके बेटों और बेटी के रहन सहन नए जमाने के हिसाब से है, इसलिए उन्होंने न चाहते हुए भी अपनी पत्नी के साथ पार्टी के केक को भी काट दिया। उनके बड़े बेटे भूषण ने उन्हें ऊनी ड्रेसिंग गाउन उपहार में दिया और कहा कि जब आप सवेरे दूध लेने जाएं तो इसे अवश्य पहनकर जाएं। उनका सोचना भी नए सामाजिक मूल्यों पर विकसित हुआ है। यशोधर जी जिन सामाजिक मूल्यों को बचाकर रखना चाहते हैं, उन सामाजिक मूल्यों का नई पीढ़ी के लिए कोई महत्व नहीं है। इसलिए नए ढंग के कपड़े पहनना भी नई पीढ़ी की विशेषता है। इस तरह यह कहानी पूरी तरह पीढ़ीगत अंतराल को रेखांकित करती है। उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई उस समय जब उनके बेटे के द्वारा गाउन पहनकर दूध लाने की जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि वह चाहते थे कि उनके बच्चे अब घर के सभी जिम्मेदारियों का भार अपने ऊपर ले लें। लेकिन बेटे ने नया गाउन देते हुए भी दूध लाने की जिम्मेदारी उन्हीं पर डाल दी। कहानी में समापन की स्थिति बड़ी ही करुणामयी है। आधुनिकता के दौर में बाबू यशोधर पंत परंपरागत जीवन मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। बच्चे घर पर सिल्वर वेडिंग की पार्टी रखते हैं, जो यशोधर बाबू के उसूलों के खिलाफ था। उनका बेटा जब उन्हें ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लेने के लिए बात कहता है, तब उन्हें यह बात बड़ों के सम्मान में चुभ जाती है। जीवन के इस मोड़ पर वे स्वयं को अपने उसूलों के साथ अकेले पाते हैं। अंत में हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि यह कहानी आज के समय की पारिवारिक संरचना और उसके स्वरूप का सही अंकन करती है। आज की परिस्थितियां इस कहानी की मूल संवेदना को प्रस्तुत करती है। वर्तमान समाज में सिद्धांत और व्यवहार का अंतर साफ दिखाई देता है। अतः यह कहानी वर्तमान समय की पारिवारिक संरचना और स्वरूप को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करती है। मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित कहानी सिल्वर वेडिंग अपने शिल्प में एक नए भाषिक अंदाज तथा मुहावरे में गढ़ी गई कहानी है।
लेखक ने इस कहानी में स्पष्ट किया है कि आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और नई नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले जीवन मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं। इस कहानी में एक संस्कारी व्यक्ति का आधुनिक युग के लोगों को बदलते देखकर परेशान होना दर्शाया गया है। धन्यवाद।